नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे यूपी की सियासी जंग की, वार पलटवार और घेराबंदी की। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान तेज हो गया है, जाति समीकरण साधे जा रहे हैं, रूठों को मनाया जा रहा है, तो वहीं विरोधियों को घेरने की रणनीति पर दल फोकस करने लगे हैं। यूपी में सबसे बड़े वोट बैंक ओबीसी को साधने के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। बिहार में नीतीश के लव कुश मॉडल की तर्ज पर बीजेपी ओबीसी सम्मेलन करने जा रही है। इस सम्मेलन की कमान प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी गई है। बीजेपी में ओबीसी के दोनों नेता बड़ा चेहरा है, आप जानते ही हैं। सम्मेलन के जरिए जहां बीजेपी मोदी योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी, वहीं नीट में ओबीसी को आरक्षण और ओबीसी सूची में पिछड़ों को शामिल करने का राज्यों को जो अधिकार दिया है, उन मुद्दों को भुनाने का प्रयास भी होगा। बीजेपी का जोर ध्रुवीकरण पर भी है, लिहाजा बीजेपी लगातार तालिबान के मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेर रही है। सपा के कई नेताओं ने तालिबान का समर्थन किया, वहीं अखिलेश यादव एक बार फिर से पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं। इसके लिए वो पार्टी की क्लीन इमेज को भी दरकिनार करने को तैयार है। अखिलेश की मौजूदगी में डॉन मुख्तार अंसारी के भाई और पूर्व विधायक को पार्टी में शामिल किया गया है, जबकि 2016 में आपको याद होगा अखिलेश ने मुख्तार की कौमी पार्टी का एसपी में विलय का विरोध किया था। अखिलेश पार्टी से नाराज चल रहे हैं, बुजुर्ग अनुभवी नेताओं को भी मना रहे हैं और पार्टी में शामिल कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस किसने बनाया उल्टा प्रदेश, जी हां, इस नाम से कैंपेन चलाकर बीजेपी, एसपी और बीएसपी के शासन की खामियां गिना रही है। तिरंगा यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी भी अपनी पहचान बनाने में जुटी है। यानी हर दल हर वो दांव आजमाने को बेताब है जो जीत के करीब उसको ले जा सके। यूपी से सियासी घमान की आज पड़ताल करेंगे। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। देश की सबसे बड़े राज्य यूपी में चुनावी घमासान शुरू हो गया है। चुनाव में एक दूसरे को चित करने के लिए सियासी चालें अभी से ही चली जा रही है। जाति का गठजोड़ बनाकर सियासी दल जंग जीतने की तैयारी में, कोई एमवाई समीकरण के सहारे सत्ता तक पहुंचने में लगा है, तो कोई ओबीसी और अगड़ी जातियों का गठजोड़ बनाकर मिशन 2022 में पूरी ताकत झोंक रहा है। मैदान में उतरने से पहले सभी पार्टियां सियासी गांठ मजबूत करने में जुटी हैं। बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापस आने के लिए बेताब है, इसलिए बीजेपी ने 30-50 कमल खिलाने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी ने लक्ष्य पूरा करने के लिए पिछड़ों को साधने के लिए मुहिम तेज कर दी है। बीजेपी अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लव कुश मॉडल की तर्ज पर ओबीसी समुदाय को जोड़ने में जुट गई है। इसकी कमान ओबीसी नेता डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव को दी गई है। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी में ओबीसी समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। स्वतंत्र देव कुर्मी और केशव कुशवाहा समुदाय से आते हैं। कोयरी समाज खुद को भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज होने का दावा करता है, जबकि कुर्मी समुदाय खुद को कुश के भाई लव से अपने वंश होने का दावा करते हैं। बिहार में सीएम नीतीश ने लालू प्रसाद यादव के एमवाई समीकरण के जवाब में कुर्मी कोयरी का जातीय फार्मूला बनाया था, जो राजनीतिक तौर पर काफी सफल रहा था। कुर्मी और मौर्य समाज करीब 13% है। बीजेपी 31 अगस्त को मेरठ से ओबीसी सम्मेलन की शुरुआत कर रही है। मेरठ, मथुरा, काशी और अयोध्या में भी ओबीसी सम्मेलन की तैयारी है। इस ओबीसी सम्मेलन के जरिए मोदी योगी सरकार का गुणगान होगा। वहीं सरकार और संगठन में ओबीसी की भागीदारी को बनाने की कोशिश की जाएगी। नीट परीक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण और राज्य को ओबीसी जातियों की सूची का अधिकार देने वाले कानून से ओबीसी को साधने की कोशिश होगी। एक तरफ बीजेपी जातीय समीकरण को मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तालिबान का मुद्दा भी यूपी चुनाव में उछाला जाता दिख रहा है। तालिबान के मुद्दे पर सीएम योगी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर 2 मिनट का वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है। तालिबान मानसिकता वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं को समर्थन देने के मामले में पार्टी पर हमला किया जा रहा है। यूपी की सियासी जंग जीतने के लिए सियासी पार्टियां इमेज की चिंता भी नहीं कर रही है। 2017 में सत्ता से दूर रही सपा को अब पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह
अंसारी और उनके बेटे से आसे। अखिलेश यादव ने अंसारी परिवार के सदस्य को सपा में शामिल किया है। ये वही अखिलेश है जो अपनी क्लीन छवि के लिए मुख्तार अंसारी परिवार के सपा में शामिल होने पर अपने चाचा शिवपाल यादव से अदावत कर बैठे थे। अखिलेश यादव ने 2016 में मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का सपा में विलय पर कहा था कि माफिया के लिए पार्टी में जगह नहीं है। इसी माफिया के चलते पार्टी में दो फाड़ हो गई थी। सवाल है कि क्या मुख्तार अंसारी की भी सपा में बैकडोर एंट्री हो गई है? मुख्तार अंसारी के भाई के सपा में शामिल होने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल का पहिया बिना अपराधियों के पैडल मारे नहीं घूमता। अखिलेश यादव युवाओं के साथ अब अखिलेश को पार्टी के पुराने अनुभवी नेताओं की कमी भी खल रही है। बलिया में अंबिका चौधरी का वापस आना इसका सबूत है। अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अंबिका चौधरी लोकसभा चुनाव के दौरान बीएसपी में शामिल हो गए थे। वहीं यूपी में कांग्रेस एक बार फिर मजबूती से उठने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने नया कैंपेन शुरू किया है जिसे किसने बनाया उल्टा प्रदेश का नाम दिया गया है। कैंपेन के जरिए लोगों को बताया जाएगा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के शासनकाल में प्रदेश की कैसे बर्बादी हुई। कांग्रेस ने 42 जिलों के कार्यकर्ताओं को इस बात की ट्रेनिंग दी है कि कैसे सरकार की खामियों पर उसे घेरा जाए। कांग्रेस किसान आंदोलन, बढ़ती महंगाई और खराब अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे को लेकर भी बीजेपी को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। चुनावी बिहार में आम आदमी पार्टी ने भी यूपी चुनाव में दांव आजमाना शुरू कर दिया है। आप अयोध्या, लखनऊ और नोएडा में तिरंगा यात्रा निकालेगी। जाहिर है कि वोट के लिए सियासी दल हर चाल चल रहे हैं, हर दांव आजमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो किस राजनीतिक दल के तरकश में कौन सा तीर है और उस तीर की रफ्तार कैसी होगी, ये आज समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। स्क्रीन पे सभी मेहमान आप देख पा रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर विजय खेड़ा साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, जावेद अहमद खान मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, और विजय उपाध्याय सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चर्चा का हिस्सा है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत। खेड़ा साहब, शुरुआत आप ही से। सर, आपकी सरकार प्रदेश में बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे वायदे आपने प्रदेश की जनता के साथ किए हैं, लेकिन सर अब 2022 बेहद नजदीक है। इन चुनाव में जाने से पहले किस तरह की तरकीब भिड़ाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? कैसे ये युद्ध साधा जाएगा? हमारा जो सिद्धांत था, एक बार पूछ लूं, मेरी आवाज ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर, बोलिए। हमारा जो सिद्धांत था, सबका साथ सबका विकास, उसी पर हमने काम किया है। और दूसरी जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बिगाड़ी हुई थी पिछले 10 वर्षों में, खासतौर से सपा के साथ, उसका सुधार, ये दो बातें। तो कानून व्यवस्था का सुधार तो जनता के समझ में आता है, सामने महसूस होता है। सबका साथ सबका विकास कितना काम किया है 5 साल में, तो उसको जरूर बताना आवश्यक होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बरगलाने में विपक्षी पार्टियां सफल हो जाती हैं। जैसे वैक्सीन के मामले में बरगलाने में कुछ दिनों तक वो सफल रही, बाद में तो असलियत सामने आ गई। तो चुनाव में हमने ये सोचा है कि जो हमने काम किया है वो जनता तक पहुंच जाए। और जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे पास 2-3 ही माध्यम होते हैं। एक हमारे वर्कर्स जाते हैं, एक जनता को याद दिलाने का मीडिया होता है, और तीसरा नेताओं के पास उनके अपने क्षेत्र में जो खुद ने काम किए हैं उनको पहुंचाना। इसमें पहुंचाने के लिए अच्छी तरह सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा समर्पित संगठन किसी के पास है ही नहीं। अच्छा, तो वो क्योंकि चुनाव का समय है, तो हर समय जब चुनाव आता है तो लोगों तक ये बातें। खेड़ा साहब, सबका साथ सबका विकास आपने समझाया। सर, बात उससे आगे तक पहुंच गई। अब तो सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, और लाल किले की प्रचार प्राचीर से प्रधानमंत्री ने सबका प्रयास भी इसमें जोड़ दिया है। सर, आपके प्रयासों को समझें, उत्तर प्रदेश में प्रयासों को समझें, तो ये प्रयास ओबीसी के बहुत नजदीक जाते हुए दिखाई देते हैं। दिल खोल रखा है सर ओबीसी को लेके, और ओबीसी को ही रिझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। सर, ये मास्टर प्लान क्या है ओबीसी को समझाने का, कन्विंस करने का, वो भी बताइए जरा। एक बात तो निश्चित है कि ओबीसी, जब भी हम किसी वर्ग की बात करेंगे, उपेक्षित वर्गों की बात करेंगे, जिन्हें हम सुविधाएं देना पड़ी संवैधानिक रूप से भी और आवश्यकता के लिए भी, तो वो जो सुविधाएं ओबीसी को दी गई हैं,
की जा रही हैं वो सबसे ज्यादा सबसे अधिक प्रायोगिक रूप से वो पहुंची है भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही। इसके पहले वोट जरूर लोग मांगते रहे ओबीसी के नाम पर, जैसे हम अभी बताएं कि तुरंत में ओबीसी में आयोग को, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही मिला है। दूसरी बात, जो उपेक्षित और पार्टियां रह गई थी, जो वर्षों से लड़ रही थी, अपने लिए आंदोलन कर रही थी, एजुकेशन कर रही थी कि हमको ओबीसी में शामिल किया जाए, लेकिन उनकी किसी ने सुनी नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी ने उस पर काम किया और प्रदेश सरकारों को इसके लिए सूची बनाने के लिए उनको इंडिपेंडेंट कर दिया कि आप अपनी सूची बनाइएगा, बताइएगा। तो दूसरा काम हमने ये किया। तीसरा, मेडिकल में उनका रिजर्वेशन नहीं था, वो आरक्षण के लिए काफी दिनों से चर्चा चल रही थी। जैसे ही हमको अपॉर्चुनिटी मिली, हमने मेडिकल की सीट में ओबीसी के लिए हमने आरक्षण कर दिया, जो इतने वर्षों से कभी किया नहीं गया था। और दूसरी बात, मंत्रिमंडल को अगर लें तो ओबीसी के सबसे अधिक मंत्री आज तक के इतिहास में हमारी सरकार में है आज। तो इस तरह से हमने ओबीसी के लिए जितना काम हमने किया है प्राइवेट रूप से फील्ड पर, स्थल पर, वो आज तक ना कहीं ने किया है। ठीक है सर, ठीक है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी मेरे साथ हैं। तो धर्मेंद्र जी, असल में ओबीसी को लेके अब गिनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ है सर। मंत्रियों से लेके 127वें संविधान संशोधन से लेके नीट में मेडिकल कोटे में जो आरक्षण दिया उससे लेके, और राज्यों को जो अधिकार दिया गया ओबीसी की लिस्ट बनाने का उससे लेके, सर इतनी सारी चीजों से अब समाजवादी पार्टी कैसे निपटेगी? ओबीसी आप जानते हैं यूपी की राजनीति में खासी दबदबा रखती है सर, अब कैसे निपटेगी समाजवादी पार्टी? घनश्याम जी, भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने के लिए और होर्डिंग लगाने के लिए बहुत कुछ है। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं नहीं जानता सर आपके पास क्या है, मैं नहीं जानता, बिल्कुल भी नहीं जानता। आपके पास क्या है मैं नहीं जानता सर, मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी की बात बता रहा हूँ। अच्छा, जनता पार्टी की बात बता रहा हूँ। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी क्या गिना रही है, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं एक करके आपको जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले जो आप कह रहे हैं कि भाई ओबीसी सम्मेलन कर रहे हैं, ओबीसी सम्मेलन करना, ब्राह्मण सम्मेलन करना किसी भी राजनीतिक पार्टी का अपना तरीका हो सकता है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी आपत्ति इस बात की है कि कोई झूठ प्रचार ना किया जाए और ओबीसी या पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकार ना छीने जाए। तो मैं शुरुआत करता हूँ केशव प्रसाद मौर्य जी से, जो इनकी पार्टी के एक तरह प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और इस समय उप मुख्यमंत्री हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी पिछले 5 साल से 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उस समय से लेकर मैं आज तक की बात बता रहा हूँ। केशव प्रसाद मौर्य जी को ऐसा लगता था कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ और मुझे गद्दी मिल जाएगी और मैं पूरी मेहनत से काम करूँ, ओबीसी के लोगों को जोड़ूं, और उन्होंने काम किया। उसके बाद इनको योगी जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, जाओ आप गंगा जल लेके आ जाओ और हम उस गद्दी को धुलना चाहते हैं। तो मौर्य जी को फिर समझ नहीं आया, वो आए और गद्दी धुलने के लिए गंगा जल लेके आए। अब उनको ये नहीं पता था कि जो पहले बैठा हुआ व्यक्ति था इस गद्दी पे वो ओबीसी था। अगर आपको बैठाना होगा तो धुलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ओबीसी से ओबीसी बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि कोई सवर्ण आदमी ओबीसी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। जब धुला जाएगा तो ये तो बड़ा नेचुरल सी बात थी कि मौर्य जी को पता चल जाना चाहिए था कि मुझे नहीं बैठना है। फिर भी उनकी आंखों पट्टी बंधी हुई थी, उन्होंने गंगा जल दिया और उन्होंने धुला और वो बैठ गए। पिछले 4.5 साल में केशव प्रसाद मौर्य जी की क्या स्थिति है, पिछड़ा होने के नाते बस और कोई बात नहीं है उसमें। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, बहुत अजीब लगता है, बहुत अजीब लगता है जब आप भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह का जिक्र करते हैं। वो पार्टी जहां चाचा भतीजे में विवाद है, वो पार्टी जहां पिता पुत्र में नहीं बनती, सर वो पार्टी ये समझाएगी कि योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी पे लड़ाई कर रहे हैं, ये बड़ा अजीब लगता है सर। घनश्याम जी, लोगों को धोखा देने की बात है, ये अंतरकलह नहीं है। आप मेरे से कहो कि तुम धर्मेंद्र जी आप ऐसे बात करो, फिर मेरा म्यूट कर दो, आप बोलने मत दो मुझे। नहीं म्यूट नहीं सर, आपको बोलने के लिए बुलाया मैंने। मैं बता रहा हूँ ना, ये अंतरकलह की बात नहीं, मैं स्थिति बता रहा हूँ। पिछले 4.5 साल में केशव प्रसाद मौर्य जी प्लास्टिक की स्टूल से अपनी जर्नी शुरू किए थे और लकड़ी के स्टूल पर अभी तक बैठते हैं और सोफे पर बैठने का अधिकार उन्हें पिछड़ा वर्ग का होने के नाते आज तक नहीं मिला। दूसरा उदाहरण बताता हूँ, स्वतंत्र देव सिंह के बताता हूँ। स्वतंत्र देव सिंह भी आज तक स्टेज पर प्लास्टिक की कुर्सी पर या स्टूल पर बैठते हैं, लकड़ी पर, सोफे पे उनके सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं। ये ओबीसी की स्थिति है, एक बहुत संवेदनशील उदाहरण है। मैं उसको मतलब नहीं लाना चाहता था, लेकिन अभी चूंकि बिल्कुल नया है उसको लाना इसलिए ला रहा हूँ। सोफा कुर्सी गंगा जल सब पता है, पर ये नहीं पता कि ओबीसी को लेके आप क्या करेंगे। सर मुझे बीजेपी की खामियां थोड़ी सुननी है आपसे, मुझे समाजवादी पार्टी ओबीसी को लेके कैसे रिएक्ट करती है मुझे ये बताइए सर।
मुझे नहीं सुनना बीजेपी की खामियां, ये गंगा जल, कुर्सी, सोफा, टेबल नहीं बताइए सर। ओबीसी के लिए कैसे रिएक्ट करती हूँ मैं आपको बता दूंगा। एक अंतिम बात मैं आपको और बता दूं, अभी स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने खुद बताया बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, मैं तो मानता हूँ उससे बड़ा व्यक्तित्व है उनका, लेकिन उनको कहाँ तक सीमित किया आप बता दीजिए। एक सड़क का नाम रख दिया, उसके बाद एक शमशान का नाम रख दिया। तो ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उनकी सीमा है, मैक्सिमम रिस्पेक्ट की जो सीमा है, या तो सड़क है, या शमशान है, या शौचालय है, या फिर सीवर है। इसके आगे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ओबीसी के लोगों को आगे बढ़ाने की बिल्कुल नहीं है। कि आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को जावेद अहमद खान भी मेरे साथ है। सर इतना लंबा नहीं, जवाब दे देता हूँ। जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण की जो बात कर रहे हैं, और जो इन्होंने कहा है कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग का एक संवैधानिक दर्जा दिया है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने ही 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,544 ओबीसी के लोगों के हक को मारा जा रहा था और उससे आपत्ति जताई थी। लेकिन यही उत्तर प्रदेश की सरकार है, पिछड़ा वर्ग आयोग की बात को नहीं मान करके 5,844 ओबीसी अभ्यर्थी को नौकरी से वंचित कर दिया। तो कैसे उनको अधिकार देने की बात करते हैं। दूसरी बात, जो नीट परीक्षा की बात कर रहे थे, नीट परीक्षा में 2017 से लेकर 2021 तक 11,027 ओबीसी अभ्यर्थियों को एडमिशन नहीं मिला, सिर्फ सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से। अब बता दीजिए 2017 से लेकर 21 तक सरकार किसकी है? हो गई सर, बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप तो प्रोफेसर साहब है सर, इतनी लंबी बातें सर, छोटे सवाल छोटे जवाब सर, छोटे सवाल छोटे जवाब। मैं आऊंगा, बहुत समय मैंने दे दिया आपको। जावेद साहब भी मेरे साथ हैं। तो जावेद भाई, असल में सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में ओबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब समझते हैं, लेकिन कांग्रेस इस ओबीसी को कैसे साधेगी सर? क्योंकि इसको लेके बीजेपी के तर्कश में बहुत तीखे तीर हैं। देखिए घनश्याम जी, बीजेपी के तर्कस में तीर नहीं है, बीजेपी के तर्कस में जहर बुझे तीर हैं, ये जोड़ दी, खाली तीर नहीं है। इनके पास जहर के सिवा कुछ नहीं है। हमारे आदरणीय बुजुर्ग हैं खेरा जी, कह रहे थे संवैधानिक दर्जा दे दिया, लेकिन उस संवैधानिक दर्जे को देने के बाद आपने उसी समाज के, उसी वर्ग के अधिकारों को आपने हड़प लिया। अगर आपने उत्तर प्रदेश का विकास किया होता, बेरोजगारों के हाथ में आज रोजगार होता, उत्तर प्रदेश देश का सबसे कुपोषित राज्य अगर ना होता, उत्तर प्रदेश दलित महिला, पिछड़ी महिला या समस्त वर्ग की महिलाओं का सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपहरण होता है, उनके साथ दुराचार होता है। और उत्तर प्रदेश के अपराध की स्थिति कितनी भयावह है, ये एनसीआरबी की बात मत कीजिए। जो लोगों की जो सोच है, जो लोगों के सामने जो तथ्य आ रहे हैं कि राज्यसभा, लोकसभा से लेकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद तक में जो विपक्षी दलों के विधायकों के सवाल के जो जवाब आए हैं सरकार की तरफ से, अगर उन आंकड़ों को देख लिया जाए तो उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। किसानों की दुर्दशा की स्थिति क्या है कि देश की सबसे महंगी बिजली उसको दी जाएगी, फिक्स चार्ज पर मिलने सर सीधी सी बात है। मुझे ओबीसी को लेके आप अपना रोड मैप समझा दीजिए सर, इन बातों पे मैं चर्चा आगे कर लूंगा आपसे। सवाल का ही जवाब दीजिए ना सर, आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं आप। देखिए घनश्याम की सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है, जुड़ी हुई है। आज उत्तर प्रदेश में चाहे कृषि सहायक के पद के जो परिणाम आए हैं, उन अभ्यर्थियों की ये नियुक्तियां नहीं दे रहे। कितने महीने से वो बच्चे आंदोलनरत हैं। 69,000 सहायक शिक्षक का जो मामला आया है पिछड़े वर्ग में, सरकार ने अपने ही नामित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को झुठला कर कहा कि सब कुछ सही है। वो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि आप जातिवार पिछड़े वर्ग की जो है जातिवार सूची आप जारी कर दीजिए 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में। ये सरकार क्यों नहीं जारी करना चाहती है? इसी सहायक शिक्षक भर्ती में अनुसूचित जनजातियों का इसने हेर फेर किया, उनकी जो सीटें थी, लेकिन जब बड़ा बवाल मचा तो उसको इन्होंने कहा कि उसमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले और उसको जो नियम के तहत था उसको अनुसूचित जाति में शामिल किया। लेकिन जो लोग धरनारत हैं, आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी उन आंदोलनकारियों के बीच में 10 घंटे लगभग रहे हैं। मेरा कांग्रेस देखिए, ठीक है सर, तो कांग्रेस के पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं है, बीजेपी की खामियां गिनाने में कांग्रेस आगे है। लोकतंत्र में आज हम यूपी की सियासत की बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2022 के मद्देनजर
आखिर राजनीतिक दलों की तैयारियां कहां तक पहुंची है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, विजय उपाध्याय जी। विजय जी, आखिर में आपके पास आने का मकसद मेरा यही था कि पहले राजनीतिक दलों को समझ लें कि उनकी तह कहां तक है, उनकी डेप्थ कहां तक है, फिर मैं आपके पास पहुंचूं। सर, आपका विश्लेषण खासकर ओबीसी को लेकर क्या है सर? इस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में ओबीसी को लेकर बीजेपी का जो मास्टर प्लान है, जिसके लिए 32 टीमें भी तैयार की जा रही हैं, आपको क्या लगता है कहां तक ओबीसी के मामले में बीजेपी पहुंच गई है? यादव को छोड़कर और लोकसभा चुनाव में कुल यादव समुदाय के भी लोगों ने वोट दिया। अगर इस तरह से बीजेपी को वोट न मिलता तो 51% वोट लोकसभा चुनाव में न होते। 2014 में 73 सीटें, 17 में 312 सीटें, और जब सारी पार्टियां करीब करीब 12 सीटों पे एक साथ आ गई और सपा बसपा का बहुत डेडली अलायंस हो गया, उसके बावजूद 64 सीटें बीजेपी की। अति पिछड़ा अति दलित बीजेपी के साथ है। बीजेपी की दिक्कत सिर्फ इतनी है कि अति दलित अति पिछड़ा जो बीजेपी के साथ जुड़ा है, वो जो है वो उसका केवल एक मकसद है कि उनको राजनीतिक तौर पे कैसे ताकतवर बनाए और उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उसको कैसे पूरा किया जाए। बीजेपी के एजेंडे पे सिर्फ यही है, और इसके लिए जब केंद्र सरकार में 7 मंत्री इन्होंने बनाए, तो अब उन मंत्रियों को उसके बाद उन्होंने एक यात्रा भी निकाली। भाई देखिए, इन बिरादरियों के लोगों को हमने केंद्र में सजे। अभी उत्तर प्रदेश में जितने भी ये पिछड़े वर्ग से रिलेटेड इनके काम हो रहे हैं, वो सारे पिछड़े अति दलितों को की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने की कोशिश करती है बीजेपी अपने को दिखाना चाहती है। बीजेपी के पास जो वोटर हैं तो रोके रखना बीजेपी के सामने चुनौती है, और इस सारी कवायद इसलिए है कि वो उसको को रोके रखना चाहती है अपने साथ, बंटवारा नहीं होने देना चाहती। तो उसके 2014 में या उसके बाद जुड़े। जी ठीक है। कांग्रेस से मेरे साथ जावेद अहमद खान भी हैं। जावेद भाई, असल में किसने उल्टा प्रदेश बनाया सर? जो कैंपेन है आपकी, किसने बनाया उल्टा प्रदेश, जरा इसके बारे में बताइए सर। इस कैंपेन के जरिए आप कैसे सभी राजनीतिक दलों को घेरेंगे और क्या कुछ इसका मकसद है? देखिए, ये कांग्रेस बातों को लेकर आई है। हमारा जो प्रवास हुआ, जो लोगों की अभिव्यक्ति की, ये जनता की अभिव्यक्ति कि पिछले 32 वर्षों में उत्तर प्रदेश को किसने बिगाड़ा है। आज सारी वो तथ्यात्मक चीजें जो सरकार ने अपने प्रचार में नहीं बताई, जनता के धन का किस तरीके से दुरुपयोग किया है उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने अपनी छवि को चमकाने के लिए, लेकिन वो झूठी छवि थी। जनता उस पर भरोसा नहीं कर रही। आप समाज के किसी वर्ग की स्थिति को देख लीजिए। अगर आप कोरोना काल का नाम ले रहे हैं तो कोरोना काल में भी आपके मित्रों की संपत्ति कैसे बौसी गई। आपका भ्रष्टाचार संरक्षित भ्रष्टाचार साबित होने जा रहा है। आप सत्ता से तो हटिए, सत्ता से बाहर आते ही देखिए कितने घोटाले, कितने भ्रष्टाचार सामने आएंगे। बांदा के कृषि विश्वविद्यालय में जिस तरीके से जात विशेष के 15 पदों में 12 पदों पर नियुक्ति हुई, किस तरीके से शिक्षा मंत्री ने अपने ही भाई को अपने ही समाज का अधिकार छीनने के लिए उसको जो है EWS कोटे में उनकी नियुक्ति करा दी। किस तरीके से हो रहा है। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन ने हृदय रोगियों के पति जान के साथ खिलवाड़ किया और नकली दवाएं खरीद ली। मामले का खुलासा हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि उस कंपनी को हम ब्लैक लिस्टेड करेंगे। SIT की जांच होगी, ना तो आज तक SIT गठित हुई और ना वो फर्म गठित हुई। ग्लोबल टेंडरिंग के नाम पर जिस तरीके से खेल उत्तर प्रदेश ने खेला, उसमें एक भी देश के बाहर की कंपनी नहीं थी। सब देसी कंपनी जो जावेद भाई उनको बुलाने का काम किया। ठीक है जावेद भाई, कई दिक्कतें हैं, कई खामियां हैं जो आप प्रदेश की जनता को समझाएंगे, लेकिन प्रदेश को चलाने की कुवत आप में है, ये कैसे समझा पाएंगे? क्योंकि जब कांग्रेस की बात होती है और जो कांग्रेस की वर्तमान स्थिति हम देखते हैं तो हमें पंजाब में सिद्धू दिखाई देते हैं, अमरिंदर दिखाई देते हैं, जिनके बीच की टसल सब देख रहे हैं। राजस्थान दिखाई देता है, हमें अशोक गहलोत दिखाई देते हैं, सचिन पायलट दिखाई देते हैं, जो एक दूसरे के कितने धुर विरोधी हैं ये समझ में आता है। सर, हमें छत्तीसगढ़ दिखाई देता है जहां पे भूपेश बघेल दिखाई देते हैं, TS सिंहदेव दिखाई देते
देते हैं। सर हमें ये सारी चीजें दिखाई देती है ना, आपके यहाँ इतनी अंतरकला है, इतनी गुटबाजी है कि आप इन प्रदेशों को तो संभाल नहीं पा रहे। आप कैसे संभाल पाएंगे सर उत्तर प्रदेश को? इतना बड़ा प्रदेश है। आप पहले घर के गड्ढों को भरिए ना सर, उन गड्ढों को भरने के बाद आप सरकार पे दावेदारी स्थापित करिएगा। आप घनश्याम जी मेरी, अब आपने इतने सवाल पूछ लिए हैं तो मुझको 1 मिनट का समय दे दीजिए। एक ही सवाल पूछा है लेकिन एग्जाम्पल कई दिए आपकी अंतरकलह को लेके। आपने बड़ा बहस कर दिया, तो मैं इस सवाल का जवाब 2 हिस्से में दिए दे रहा हूँ। ये कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है कि जहाँ अभिव्यक्ति की आ जाती है। हाँ, कि लोग जहाँ सिद्धू साहब कह रहे हैं, अच्छा ये आपकी सर लोकतंत्र है, जहाँ सिद्धू साहब की स्टेटमेंट आपने सुनी। सिद्धू साहब ने कहा अगर निर्णय लेने देने में कोई डिले हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे पार्टी की। सर ये लोकतंत्र है आपका? आपकी पार्टी से, आपकी ईंट से ईंट बजाने की बात आपका प्रदेश अध्यक्ष करता है। कमाल लोकतंत्र है सर। अरे अब आप पूरी बात तो आ जाने दीजिए। बजाइए ईंट से ईंट सर, ये किस तरह का लोकतंत्र है? अब आप, मैं जवाब देता हूँ, घनश्याम की बीच से जवाब नहीं आएगा। जो कायर थे वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। जब नंद किशोर गुर्जर के मामले में जो भाजपा के विधायक हैं, 200 विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जब सदन में धरने पर बैठ गए थे तो वो क्या था? भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश सिंह राठौर रोते रहे, गिलगिलाते रहे, उनको एक नहीं सुनी सरकार ने, और अंत में उनको कहना पड़ा, उनको इतना प्रताड़ित किया उनकी ही सरकार ने कि अगर मैंने सरकार के खिलाफ मुंह खोला तो मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा योगी जी की सरकार लगाएगी। आपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पति के बयान का क्या संज्ञान लिया? आपने अपने ही राज्यसभा सदस्य जनसंघ के बड़े नेता जो रहे, आज भाजपा के नेता हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के बयान का क्या संज्ञान लिया? क्या हरदोई के भाजपा विधायक श्याम प्रसाद के बयान का? जावेद भाई, सवाल का जवाब सवाल होता है क्या? जावेद साहब, सवाल का जवाब सवाल होता है क्या? कांग्रेस अपनी कमियां ये कह के छुपा लेगी कि बीजेपी में कमियां हैं। सर कांग्रेस ये कह के कमियां छुपा लेगी, ये जवाब नहीं होता। ये जवाब नहीं है जावेद अहमद खान, ये जवाब नहीं है सर। ये सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। आप बीजेपी की कमियां बता के अपनी कमियां छुपा लेंगे, अपनी कमजोरियां छुपा लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। बीजेपी सत्ता पे काबिज है सर। बीजेपी आज भी आपके मुकाबले में ज्यादा लोकप्रिय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय है राहुल गांधी के कंपैरिजन में। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय खेड़ा साहब, ब्रेक से पहले जब कांग्रेस की अंतरकलह और कांग्रेस की स्थिति को याद दिलाया गया तो उनके पास, बीजेपी के पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है। तो ये माना जाए कि बीजेपी की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस आगे चल रही है? पहले इनकी एक लाइन में एक बात का जवाब दे दूं। कोरोना की बात इनकी छेड़ दी थी। शायद इनको नहीं पता कि विश्व में सबसे अच्छा काम उत्तर प्रदेश में हुआ। इंडिया में नहीं, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व की बात कर रहा हूँ। इसकी तमाम विश्व ने, यूएनओ ने, WHO ने संस्था की और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ तक की सलाह मांगी है हमारे मुख्यमंत्री। इनको नहीं पता होगा ये बातें सारी। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने पहले कहा था वैक्सीन घटिया है, सही नहीं है, वो सही नहीं। तीसरी बात, दूसरी नेता इनकी प्रियंका जी ने नकली नंबर लिख के भेजे थे ऑटो के, हमने बसें भर के दी। ये सब तो इनका इतिहास है, तो छोड़ दीजिए। अंतरकलह पर ज्यादा चर्चा की इसलिए बात करना बेकार है क्योंकि नेतृत्व इनके पास बेहद कमजोर है। इतना कमजोर नेतृत्व शायद ही कभी देखा। इनने अपने हाथ से खिलाड़ी मान ली। ठीक रहती है ना ऐसी स्थिति? सामने वाला अगर कमजोर होगा तो फायदे की स्थिति है ना सर फिर तो। हाँ, तो मैं यही तो बता रहा हूँ, इनने खुद खिलाड़ी मान ली पंजाब में। मतलब हम करने को कांग्रेस से, तो इनके बारे में डिस्कशन कम करें। सापा के बारे में करता हूँ, उत्तर प्रदेश के मामले में आपके सामने ही है। पंजाब में खिलाड़ी मार के चले आए, दोनों को लड़ा के रख दिया। ये 36 हमने आपके लिए क्या है। अब रहा सवाल ये है कि अभी ये सापा के प्रवक्ता शायद कह रहे थे मौर्या जी का और स्वतंत्र देव सिंह का, उन्हें यहाँ बिठा दिया, वहाँ बिठा दिया, अजीब बातें करते। मोदी जी के बारे में बोला, गनीमत है कि मोदी जी को भी पीछे बिठा दिया स्टूल पे हमने, वो भी ओबीसी है, इनकी नॉलेज बता दी। यही नहीं बोला, यही बहुत। बाकी रहा उत्तर प्रदेश में ओबीसी का जहाँ तक सवाल है, ओबीसी में मुख्य रूप से 4 जातियां हैं जिनकी सबसे अधिक परसेंटेज है, सबसे अधिक कुशवाहा होंगे। जितना मैं ऑफिशियली तो नहीं बता सकता, जितना मैं समझता हूँ 19-20 हो सकती है मेरी बात। कुशवाहा होंगे, कुर्मी होंगे, यादव उनसे कम होंगे, लेकिन उनसे अधिक लोधी होंगे। हमारे यहाँ आप लीडरशिप देखिए किस तरह से है। 2 उप मुख्यमंत्री हमारे यहाँ, 2 बड़े नेता उत्तर प्रदेश के,
कुशवाहा हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, दूसरे हमारे अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, लोधी, कल्याण सिंह जैसे महान नेता, हम खुद ही कह रहे थे वो थे, अब नहीं रहे, गवर्नर रहे, उसके बाद उनके बेटे हैं। ये मतलब हमारे पास तो पूरा बैलेंस है यादव छोड़ के, और यादव भी बहुत सारे हमारे पास जो भूपेन यादव जैसे नेता है। तो जहाँ तक ओबीसी का सवाल है, हमारे यहाँ तो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे जिस जात का हो, हम कोशिश करते हैं हर वर्ग को उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, उनकी बात सुनी जाए, उनको उनका अधिकार मिले। तो ये चारों फैक्टर ऐसे सर, लेकिन मुझे ये बताइए ना खेड़ा साहब, विकास की बातें गौड़ होके सारा खेल जातियों पर ही आके क्यों टिक जाता है? अगर किसी को अपने किए गए काम पर यकीन है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है कोई, तो फिर उसको जातियों के खेल से क्या मतलब रह जाता है? विकास किया है, सबको ध्यान में रख के किया है, तो सब साथ होंगे। फिर ये सब जाति जो खेल करते, जो जोड़ घटा करते, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जाति और धर्म का जो जहर पिछले 50 साल में पिलाया गया है, उस जहर को निकालना इतना आसान तो नहीं है। घनश्याम तिवारी जी, अभी आप ही ने देखा होगा, सतीश मिश्रा को लेके कितना कितना बवाल मचा, तुरंत उनको आगे लाया गया कि ब्राह्मण बिना राजनीति नहीं होगी। इसमें शुरुआत करी जाति की राजनीति, इससे शुरुआत कर दी उन्होंने लेके ब्राह्मण राजनीति। इसमें सत्यता भी है, ब्राह्मण फैक्टर इज ए वेरी बिग फैक्टर, उनके साथ समाज जुड़ा हुआ था हर जाति का, तो उसी का लाभ लेने के लिए सारी पार्टियां इकट्ठी छोड़ गई। तो जाति फैक्टर तो है ना, चुनाव में होता ही है, इससे कोई इनकार तो कर नहीं सकता, हमेशा ही होता है। हम पता नहीं कब से निकल पाएंगे बाहर। चलिए, तो आपने ईमानदारी से बात तो स्वीकारी कि देखिए ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इससे हम बच नहीं सकते। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी मेरे साथ है। प्रोफेसर धर्मेंद्र, तो फिर जातियों के आगे सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं, फिर चाहे महंगाई की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, किसानों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, युवाओं की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, ये सारी चीजें तो बेकार हैं। फिर इसका मतलब इन पे तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चर्चा तो सवर्ण कौन है, वैश्य कौन है, बनिया कौन है, क्षत्रिय कौन है, कुकुर्मी कौन है, मल्लाह कौन है, कुशवाहा कौन है, इन्हीं पे चीजें टिकी हुई हैं। तो फिर काम करने की जरूरत तो है ही नहीं प्रदेश में असल में। समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की बात की है और उन्होंने विकास किया है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आप विकास को गिन लेंगे एक तरफ से, तो आज अगर पूरे समाजवादी पार्टी के काम को मिला दिया जाए तो आज तक जितनी सरकारें रही उत्तर प्रदेश में, लोगों को समझ क्यों नहीं आया आपका विकास? लोगों को समझ क्यों नहीं आया आपका विकास? समझ नहीं हो सकता है पहुंचाने में नहीं सफल हो पाए हो, लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए हो, लेकिन अगर आप विकास की बात करेंगे, आपको जो विकास लग रहा हो कि अब तक लोगों को विकास लग ही ना रहा हो सर, जिसको विकास आप मान रहे हो कि अब तक लोग उसे विकास मान ही ना रहे हो। घनश्याम जी, ये आपका नजरिया हो सकता है। नहीं, नजरिया नहीं सर, परिणाम बताता है सर, परिणाम बताता है एग्जाम में किसकी कितनी तैयारी थी। हर फेल होने वाला यही बोलता है मैंने बहुत तैयारी की थी। आप खुद बता दीजिए, क्या मेट्रो स्टेशन बनवाना विकास नहीं है? मेट्रो चलवाना के शहर में विकास नहीं है? रोड बनवाना विकास नहीं है? वुमेन एम्पावरमेंट करना 1090 चलाना विकास नहीं है? एम्बुलेंस चलाना विकास नहीं है? महिला को कन्या विद्याधन देना विकास नहीं है? किसानों के बिजली बिल को माफ करना विकास नहीं है? सिंचाई को माफ करना विकास नहीं है? बच्चों के फीस में 0 फीस पर एडमिशन कराना शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं, तो वोट कहाँ गए? वोट कहाँ गए सर? वोट क्यों नहीं मिले? वोट नहीं मिले, ठीक बात है, हम आगे मिलेंगे, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? नहीं मिले उस समय नहीं मिले, हम वोट अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। अगली बात जो खेड़ा साहब कह रहे थे मैं उनका जवाब दे दूं। खेड़ा साहब कह रहे हैं कि चुनाव में जातियां आ जाती हैं। आप मुझे बता दीजिए कि जब भारत की कैबिनेट में जितने ओबीसी मंत्री हैं उनकी जातियों का पोस्टर पूरे देश में लग जाता है, तो जाति नहीं आती है। और जब इनसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के हक की बात करिए, पिछड़ों के हक की बात कब हो सकती है? जातिगत जनगणना हो जाएगी। मैं कहता हूं कि जातिगत जनगणना हर जाति की होनी चाहिए। उससे पहले जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी के साथ न्याय करना चाहते हैं, जो 2011 में जनगणना हुई है उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी है जिससे सामाजिक आपको पता चल जाएगा कि कौन आगे बढ़ा है सामाजिक रूप से और कौन शैक्षिक रूप से आगे गया, कौन पीछे गया हुआ है। तो अगर आप बीमारी का सही में इलाज करना चाहते हैं तो आप सही बात करते नहीं है। आप वहाँ कहते हैं जातिगत जनगणना नहीं होगी, लेकिन आप होर्डिंग लगा देते हैं जातियों की। तो ये इनको बताना पड़ेगा ना वास्तविकता क्या है। दूसरी बात ये कह रहे थे कि जो कोरोना मैनेजमेंट है वो WHO ने तारीफ किया, ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने तारीफ कर दी। अरे आप मुझे बताइए, आप गोरखपुर में लोगों से जाके पूछ लीजिए, अम्बेडकर नगर में पूछ लीजिए, सुल्तानपुर में पूछ लीजिए, गाजियाबाद में पूछ लीजिए, नोएडा कहीं भी जाकर पूछ लीजिए। अगर इस देश के प्रधानमंत्री सदन में बैठ के ये बोल दें कि इस देश में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना काल में किसी एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई,
अब आप मुझे बता दीजिए अब इसमें क्या है? तारीख नहीं, अब राज्यों ने भी रिपोर्ट नहीं दी, फिर तो ना राज्यों ने भी नहीं रिपोर्ट दी। राज्यों की जिम्मेदारी भी थी, जब पूछा गया मांगा गया उसमें चर्चा नहीं कर रहे। ठीक है सर, ठीक है सर, मुझे ब्रेक पे जाना है सर, ब्रेक पे जाना है, लेकिन जाने से पहले सर ब्रेक पे जाना है, लेकिन एक छोटा जवाब विजय उपाध्याय से। सर आ रहा हूँ विजय जी, असल में जातियों के बिना काम नहीं चलेगा। इसका मतलब आप काम कितने ही कर लीजिए, विकास की बातें कितनी कर लीजिए, जाति की गोटियां जो जितनी फिट करेगा वो ही नजदीक पहुंचेगा जीत के। सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है यूपी में? मोदी जी ने बहुत पुराने जमाने प्रमाणित कर दिया। खेड़ा साहब आ रहा हूँ, खेड़ा साहब आपसे नहीं है, खेड़ा साहब आपसे नहीं है, उपाध्याय जी से पूछ रहा हूँ। घनश्याम जी जब बढ़िया जी राजनीति कर रहे थे तो उन्होंने पिछड़ों की बात की कि भाई पिछड़ों को इशारा उन्होंने दिया था। पार्टी उस समय संकोपा थी कि संकोपा ने बांधी गांठ पाए 100 में काट। तो पहले पिछड़ों की दलितों की राजनीति, अब जातियों की राजनीति। आप देखिए कि एक एक जाति का एक एक दल बना हुआ है। दरअसल कोई फायदा नहीं है किसी पार्टी को। मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि 2007 के बाद से उत्तर प्रदेश के जितने चुनाव है कोई इन समीकरणों पे कोई जीत नहीं सकता, जो पार्टियों के अपने समीकरण। लेकिन जब तक जनता, आम जनता का वोट नहीं मिलता, यानी सभी वर्ग के लोग जब तक वोट नहीं करते किसी पार्टी को, वो पार्टी जीत नहीं सकती। अन्यथा अगर आप समीकरण के आधार पर देखें तो मान लीजिए कि अगर एक पर्टिकुलर समीकरण से किसी एक पार्टी की सरकार बनती है तो उसकी सरकार बार क्यों नहीं बनती, एक ही बात क्यों बनती है? तो एक बनने का कारण ये है कि सभी जातियों ने उसको वोट किया था और वो जातीय राजनीति पर संकेत। 2007 के बाद जितने चुनाव हुए हैं वास्तव में जातिहीन हुए हैं। लेकिन जातियों की चर्चा इसलिए होती है कि उनको राजनीतिक, उसके नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और वो उसे पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। राजभर की पार्टी है, निषादों की पार्टी है, कुशवाहा की पार्टी है, मौर्य समाज की पार्टी है, तो ढेर सारी पार्टियां हैं, ढेर सारे लोग क्लेम करते हैं। लेकिन क्या किसी पार्टी के साथ समस्त जाति किसी एक नेता के साथ जुड़े हुए हैं? ऐसा नहीं है। सबके अलग अलग नेता है, हर जिले में एक बिरादरी के कई नेता है और उसी वजह से कोई एक आदमी अब बिरादरी का सार्वभौम नेता नहीं हो सकता है। तो इस बात को जब तक राजनीतिक दल समझेंगे नहीं तब तक उनको कामयाबी मिलेगी नहीं। ठीक है। और जब सभी वर्ग के लोग, यानी जो अति पिछड़े, पिछड़े और अपर कास्ट जो भी लोग हैं, वो सब में से जब वोट मिलेगा तभी पार्टियां जीतती। कोई पार्टी अगर पिछड़ों की राजनीति करती है तो क्या वो कह सकती है हमें बाकी वर्गों का वोट नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है। सभी पार्टियों को सभी का वोट चाहिए। एक राजनीतिक बहस की कोशिश ये लोग करते हैं, लेकिन उसमें कामयाबी इनको मिलती नहीं है। इस बार भी छोटी छोटी पार्टियों ने अपने महत्व बनाए रखने की कोशिश की है, चाहे वो निषाद पार्टी हो, महान दल हो, अपना दल हो, या फिर भारतीय समाज पार्टी हो। ये सारी पार्टियां हैं, लेकिन सीटें कब मिलती हैं? सीटें इनको तब मिलती हैं जब ये किसी बड़े दल के साथ गठबंधन करते हैं। लोकतंत्र आप देख रहे हैं, यूपी की सियासत को समझने का प्रयास है और उन प्रयासों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी आपसे दूर होते हैं और लेकिन कभी वही सुविधा के हिसाब से आपके करीब हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव मेरे साथ हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र, समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी क्या है, क्लीन इमेज या फिर जीत? सर, प्रदेश की जनता के लोगों को हक दिलाना, उनके अधिकार को दिलाना, सामाजिक न्याय दिलाना, ये समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है और इससे आगे कुछ नहीं। ये समझ में आएगा। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, असल में समझ में ये नहीं आता कि जिस अंसारी परिवार का विरोध अखिलेश यादव करते थे वही मुख्तार अंसारी के भाई और पूर्व विधायक को पार्टी में शामिल कर लिया गया। सर 2016 में आपके समाजवादी पार्टी परिवार में संग्राम की तो जड़ी यही थे ना, यहीं से तो संग्राम शुरू हुआ था, फिर वहीं चले गए। तो इसका मतलब जीत जरूरी है, इमेज का कोई फर्क नहीं पड़ता। और देख भी लिया नुकसान हुआ था। घनश्याम जी, आप क्या करते हैं कि बातों को थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। बिल्कुल ट्विस्ट नहीं करता सर। परिवार का विरोध बोल रहे हैं, परिवार का विरोध जवाब दो ना। परिवार का विरोध नहीं, जवाब दीजिए ना आप। एक परिवार में कोई दूसरा भाई अगर सही है तो उसे अपनाने में क्या दिक्कत है, मुझे बताइए। उनके खिलाफ तो कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, उनके खिलाफ तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो 2016 में क्या हो गया था सर? खुशी दुबे वाला जो केस है, खुशी दुबे का क्या अपराध है मुझे बताइए, उन्होंने क्या गलती कर दी? अगर उनके पति ने कुछ किया तो उनकी सजा उनको कैसे मिल सकती है? तो चाहिए ना, ऐसे लोग चाहिए सर, ऐसे लोग चाहिए, क्योंकि पूर्वांचल में भी नुकसान हो गया था, उस नुकसान को भी भरना है। उनको कैसे लोग आप मान रहे हैं? आप बता दो उनको क्या मान रहे हैं आप? सर, इस परिवार से संबंध रखने वाले लोग आपको चाहिए ना, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना।
नहीं, उस परिवार के लोग क्या हैं, उस परिवार में दिक्कत क्या है मुझे सर अखिलेश यादव से पूछिए, 2016 में अखिलेश ने मुख्तार की कौमी पार्टी का एसपी में विलय का विरोध कर दिया था ना सर, तब वो विरोध क्यों किया था तब कौमी पार्टी का? उस पार्टी के विरोध अभी भी है, उस पार्टी के कौन से लोग हमारे बीच में आ रहे हो, तो हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहा है भाई कोई। अखिलेश यादव से पूछिए फिर विलय का रोष क्यों था सर, तब क्यों नहीं होने दिया वो विलय? पार्टी भी कौन सा विलय हो रहा है, अभी तो उनके जो वो उनके भाई हूँ हमारी पार्टी में आए हैं। सर कान को कैसे पकड़ लीजिए, कान तो पकड़ा जा रहा है ना। नहीं आप कैसे कान, अब नाक और कान की बात, कान कैसे पकड़ने की बात कैसे करते हैं? ठीक है, खेड़ा साहब कुछ जोड़ रहे थे। खेड़ा साहब, क्या दोधारी तलवार है क्या, डबल फेसेस? मैं सर पहले तो वो ये कह रहे थे नजरिया की जब बात की तो प्रत्यक्षम की प्रमाणम सीधी सीधी की बात है, नजरिया का क्या सवाल है। हम समझते हैं पार्टियां आती जाती रहती हैं, हारती हैं, सरकारें बनती हैं, लेकिन जब सरकार 5 साल चलाने के बाद 200 से प्लस सीटों से उठा के अगर 50 के नीचे पटक देती है जनता, तो पता लग जाता है क्या विकास हुआ। उसके बाद के चुनाव में स्थिति ये बनी कि लोकसभा में 5 सीटें ले गए, इनसे दुगनी बात पर ले गई था। आपके सामने सभा की तो क्लियर, क्योंकि नजरिया वाली बात की थी, नजरिया का बात नहीं है, प्रमाण और आपने बात की थी। दूसरी बात अभी ये मुख्तार अंसारी वाली बात की तो आ गई है। ये कह रहे हैं, ये सच है कि शिवपाल यादव में और चचा भतीजे का मेन शुरुआत यहीं से हुआ था कि क्यों सदस्य उसको बना रहे, क्योंकि अपनी इमेज शो करना चाह रहे थे उस समय। अब उनको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है और उस समय भी उसके बाद चिंता नहीं हुई, चाचा तो छोड़ना पड़ जाए इसके बाद। अब हालात ये है कि आज आपने भाई पर भी केसेज हैं, ये जो कह रहे हैं भाई को बेटे पर इनको भी ले लिया, खाली अकेला वो नहीं है, 4 फैक्टर ऐसे हैं, अकेला मुख्तार अंसारी एक फैक्टर नहीं है, मुख्तार अंसारी एक फैक्टर है। अब इनको जो मोती खाना है, पूरी जनता में ये मैसेज आज संदेश चला गया है कि इनके अभी भी इरादे नहीं बदले हैं, अभी भी इनको सुधरना नहीं है, अपराधी तंत्र को साथ रखना है और अपराधी तंत्र से अब चुनावी जीत नहीं पाएंगे इस बार अब बिल्कुल, क्योंकि वो इनको पता लग गया पंचायत चुनाव में जाति करी। ठीक है, तो कई बार कहने के लिए कुछ और चीजें होती हैं लेकिन असल मायने उसके कुछ और होते हैं। इस चर्चा को और आगे बढ़ाया जा सकता था सर, लेकिन लोकतंत्र में मेरे पास समय फिलहाल इतना ही है। जिनके पास में नहीं आया माफी के साथ आगे कार्यक्रम को मुझे समेटना है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय पहुंचाने के लिए। लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।